हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और यार आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 एनटीए अभ्यास के बचे हुए 15 क्वेश्चंस 16 नंबर से लेकर के 30 नंबर वाले क्वेश्चंस जो है आज की वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। तो फटाफट बिना देरी के अपनी कॉपी और पेंसिल को बाहर निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ एनटीए मॉक का प्रैक्टिस करने के लिए विद प्रॉपर रिवीजन हम कर रहे होंगे। तो फटाफट कॉपी निकालिए, मैं 16वें नंबर से चालू करने वाला हूं। चलिए तो चलिए हमारे पास आ जाता है हमारा 16वां नंबर का क्वेश्चन, जो कि कुछ इस प्रकार है। A body is moving from rest under constant acceleration and let s1 be the displacement in the first p-1 second। मतलब कि आपका जो s1 डिस्प्लेसमेंट है ये p-1 सेकंड में हो रहा है। इसके बाद आपको बोला जा रहा है कि s2 be the displacement in the first p seconds। तो जो हमारा S2 है वो हमारा P सेकंड्स में है। सही बात है कि नहीं? S2 इज द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट P सेकंड्स। उसके बाद हमको बोला जा रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है P स्क्वायर, हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है इन P स्क्वायर माइनस P प्लस 1 TH सेकंड। फर्क समझिए, दोनों में फर्क समझिए। जो दो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है S1 और S2 की, वो हमको दी गई है कि P-1 सेकंड में बताओ और P सेकंड में बताओ। मतलब कि 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये चीज ये बता रही है। वहीं दूसरी बात अगर मैं करूं कि भाई मुझे ये बताओ P स्क्वायर माइनस P1 प्लस 1 सेकंड, मतलब कि आपको थर्ड सेकंड में पूछ रहा है, मतलब कि आपको फिफ्थ सेकंड में पूछ रहा है। इसका मतलब ये पूछ रहा है तुम्हें nth डिस्प्लेसमेंट वाला और दिया इंफॉर्मेशन क्या है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट वाला। तो किस प्रकार कर रहे होंगे हम अपना सवाल, ये आप देख सकते हैं कि यार हम सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन का यूज करके इक्वेशन बना रहे होंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही होगी, S1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि रेस्ट से चालू है हम मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू a इंटू P-1 का स्क्वायर। इसको ओपन करें अगर हम तो क्या मिल रहा होगा हमको, P स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2P। इसके अलावा हमें जो दूसरी चीज दी गई है वो दिया गया है S2, और वो भी हम इसी प्रकार लिख रहे होंगे, वो होगा हमारा ये। इसके अलावा इसको सॉल्व करके हमको नॉर्मली ये मिल रहा होगा। अब लॉजिक से हम देखें, ऑप्शंस हम देखें, हमको पूछा जा रहा है ये, तो अब जो S होगा वो होगा U प्लस हाफ a इंटू 2n-1, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। तो वहीं अगर हम देखें तो हमारा u तो अभी भी 0 है, हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, हाफ इंटू a इंटू 2 इंटू ये वाला सेकंड, मतलब कि p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 माइनस 1। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें दिखेगा हाफ a 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1। जिसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर तो हमको मिलेगा 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। अब ये इक्वेशन को इन दोनों से रिलेट करके हम कैसे लिख रहे होंगे, ये सोच के बताओ। इसको हमें लिखना है इन दोनों को रिलेट करके, कैसे लिखेंगे। अब ऑप्शंस में आप देखोगे तो प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है। तो लॉजिकली देखें, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सा अगर तरीके से देखें तो इन दोनों के एडिशन से हमको ये चीज मिल रही है। अब देखो हाफ ए तो बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पे 2p स्क्वायर है, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर मिलके 2p स्क्वायर दे देगा। यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा s है वो s है हमारा s1 प्लस s2। बहुत सुंदर, मजा आ गया, वाह 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 वाह। अब चलते हैं हम अपने 17वें क्वेश्चन पर, फटाफट आते हैं और 17वां नंबर का क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत सुंदर सा मुझको लग रहा है, ग्राफ वाला। तो देखते हैं सवाल क्या है। अ बॉडी इज एट रेस्ट एट x इक्वल टू 0। बॉडी क्या हमारी रेस्ट पे x इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 इट स्टार्ट्स मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब मेरी बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना चालू करती है। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी पासेस थ्रू x इक्वल टू 0 मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए, ये अगर मान लीजिए मैं लाइन मान लेता हूं x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 वाली, तो जो एक बॉडी है वो जा रही है एक्सेलरेशन कांस्टेंट के साथ, और जो एक और बॉडी है वो जा रही है स्पीड कांस्टेंट के साथ, वो जा रही है स्पीड कांस्टेंट के साथ। हमसे पूछा जा रहा है
कि किसी भी टी टाइम पर मुझको x1 माइनस x2 का फंक्शन प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब x1 माइनस x2 वर्सेस t का ग्राफ बनाना है। x1 माइनस x2 वर्सेस t का ग्राफ बनाना है हमको, जो कि आसान चीज है, आसान चीज है। अगर आप मानिए, देखिए थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, थॉट प्रोसेस इस तरीके का होगा कि यार यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। थॉट प्रोसेस मेरा क्या कह रहा है कि यार किसी भी टी टाइम पर मुझको बोला जा रहा है, तो सबसे पहले तो मेरे हाथ में क्या होना चाहिए, सबसे पहले मेरे हाथ में होनी चाहिए इक्वेशंस। सबसे पहले मेरे हाथ में इक्वेशंस दो, तभी तो मैं प्लॉट कर पाऊंगा। सबसे पहले इक्वेशंस अगर हाथ में होनी चाहिए तो इक्वेशन लिखो पहले वाले की। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और आपको u0 भी बोल रखा है, u0 भी बोल रखा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो मैं x1 क्या लिख दूंगा, x1 लिख दूंगा प्यारे तरीके से हाफ a t स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो यार, एकदम सिंपल सी बात है। वहीं दूसरी बात अगर मैं कहूं x2 को लिख दूंगा क्या, v into t, x2 को क्या लिख दूंगा, v into t। बहुत सुंदर यार, ये तो दो इक्वेशंस बन गई, मतलब कुछ कुछ मेरे को t के साथ वाला दिख रहा है। अब बात करते हैं x1 माइनस x2 लिखने की। तो जैसे ही मैं x1 माइनस x2 लिखूंगा मेरे पास आ जाएगा हाफ a t स्क्वायर माइनस vt। ओ वाह 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 वाह, कुछ कुछ तो बन रहा है, कुछ कुछ तो बन रहा है। तो इसको मान लो तुम, इसको लिख देते हैं हम y कुछ, इसको y कुछ लिख देते हैं, और इस t को हम लिख देते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं सब्स्टिट्यूट कर दो x1 माइनस x2 को एज y और t को एज x। तो मेरे को बिल्कुल जो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल मेथड्स देखने को होते हैं बिल्कुल वैसी फील आएगी, बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली। अब इसको देखो तो क्या ये पैराबोला लग रहा है, क्या ये पैराबोला लग रहा है, क्या यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसी चीज दिख रही है, तो क्या ये पैराबोला है? अरे हाँ ना बोल यार, बहुत सुंदर। अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x कॉमन ले लो, हाफ ए एक्स माइनस वी, मतलब कि दो रूट बनेंगे, मतलब कि क्या इसके दो रूट बनेंगे, क्या इसका क्या इसके हमें दो रूट्स दिख रहे होंगे, मतलब कि ये कुछ दो जगह कट कर रहा होगा ग्राफ हमारा। अब ऑप्शन तो ऐसा भी है कि नीचे जाते हुए हो जाए, दूसरा ऑप्शन क्या है, ऊपर जाते हुए हो जाए। तो अब याद करो ये हमारा अपवर्ड वाला पैराबोला है प्यारे, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ते हैं, y इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 2। तो वहां पे हम कैसे देखते हैं कि हमारा x स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। x स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होता है अगर, तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन रहा होगा, हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन रहा होगा। बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल, जिसमें हो सकता था अगर ये जेईई मेन में आए तो आधे बच्चे निपट सकते थे बिना सोचे समझे। यहां तक मैं मानता हूं मैक्सिमम लोग पहुंच जाते, यहां तक पहुंच जाते, लेकिन यहां से यहां तक आना इज थोड़ा सा दिमाग वाला काम, और दिमाग वाले बच्चे चाहिए भाई, दिमाग वाले बच्चे ही चाहिए। तुम लोग दिमाग वाले नहीं हो तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है आगे कुछ करने का, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर, तीसरे सवाल पर, मतलब कि हमारा 19th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन आ गए हम जी भाई। मान लीजिए हम आ गए 19वें सवाल पर। हमारा 19वां सवाल हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, बहुत सुंदर सा सवाल है हमारा जी, बिल्कुल देखते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारे सामने 19वां सवाल, अरे 18वां सवाल, सॉरी 19 नंबर से मुझको थोड़ा सा प्यार है, 19 नंबर से, 19 नंबर से प्यार इसलिए क्योंकि 19 नवंबर इज माय बर्थडे ब्रो, 19th नवंबर इज माय बर्थडे, सो बी रेडी, मुझको विश करना आप लोग, ठीक है। चलिए कोई नहीं। 18वां सवाल देखिए हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस लीनियरली विद अ टाइम t as 60, मतलब कि सिंपल सी बात है, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है 60, आपको एक्सेलरेशन 60 दे रखा है। इसके बाद बोल रहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। अरे बहुत सुंदर, सब कुछ बढ़िया दे रखा है, सब कुछ बढ़िया दे रखा है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी, बहुत ही निहायती गंदा सवाल, निहायती गंदा सवाल। आपको पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, निहायती गंदा सवाल। अगर आप जेईई मेन के बालक हैं और आप ये सवाल गलत कर रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रीम बदल करके नीट में चले जाएं, क्योंकि नीट वालों के लिए भी आसानी सवाल है।
नीट वाले भी इसको हलवा सवाल बना करके कर देंगे। समझो ये क्या दे रखा है, बहुत ही लल्लू सवाल है ये, बहुत ही ज्यादा लल्लू सवाल। आप देखो आपको एक्सेलरेशन इक्वल टू 60 दिया है, आप याद करो आपको क्या क्या दे रखा होता है, हम क्या बोलते हैं, v इक्वल टू dx by dt, a इज इक्वल टू dv by dt, अरे बहुत सुंदर, a इज इक्वल टू v dv by dx, अरे क्या क्या यही चीजों का तो इस्तेमाल करना है प्यारे, यही चीजों का तो इस्तेमाल करना है, कुछ अलग से नई चीज नहीं लेकर के आनी, इन्हीं चीजों का तुझको इस्तेमाल करना है। अब देख कैसे करना है, तेरे को एक्सेलरेशन 60 दिया है, एक्सेलरेशन 60 दिया है, तो इसका मतलब क्या dv by dt दिया है, तो इसका मतलब क्या v आ जाएगा, अरे t 0 पर v 0 है और t पर v v है, तो v इज इक्वल्स टू क्या 3t स्क्वायर आ गया, क्या v इक्वल टू 3t स्क्वायर आ गया प्यारे। अब फिर देख v को क्या dx by dt लिख सकता है, और क्या यहां से 3t स्क्वायर को अब तू dx इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर dt करके लिख सकता है। अरे t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू t पर x है, तो बोल इसको सॉल्व करके क्या t क्यूब आ गया, अरे बोल हाँ ना बोल यार, क्या x इक्वल टू टी क्यूब आ गया। क्या ये सवाल तुम्हारे मेंस में आ जाए तो तुम करके आ सकते हो क्या, क्या यहाँ से मैं सीधे सीधे +4 नंबर ला सकता हूँ क्या, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं अपने 19वें सवाल पर, अब चलते हैं अपने 19वें सवाल पर, आइए चलिए मिलके करते हैं इसको। आ गए हम अपने 19वें सवाल पर, और 19वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हुए, अ थीफ इज रनिंग, फिर से चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर पुलिस, बचपन में सबने चोर पुलिस खेला होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड इन अ जीप मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 9 मीटर्स पर सेकंड। तो आपका चोर जो है, आपका चोर जा रहा है 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जैसा कि हर सवाल में होता है, पुलिस उससे तेज स्पीड पे जा रही है और उसको पकड़ रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अब फिर बोल रखा है कि इफ द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन ऑफ द जीप फ्रॉम द मोटरसाइकिल इज 100 मीटर, ठीक है भैया, इसको पुलिस बना देते हैं और इसकी स्पीड कर देते हैं हम 10। चोर इसके आगे है जो कि भाग रहा है 9 मीटर पर सेकंड से, इंस्टेंटेनियस सेपरेशन जो है वो है 100 मीटर, और मुझे बताना है कि कितनी देर में पुलिसमैन इसको पकड़ लेगा। ये भी आसान सवाल है, अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हैं, अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो आपका सवाल ये भी आसान है। अब आप देखिए, आपको रिलेटिविटी पढ़ाई जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई जाती है। रिलेटिव वेलोसिटी जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्मल चीज क्या है, कि अगर दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं एक साथ और उन दो के बीच में मुझे कनेक्ट करके कुछ रिलेशन बनाना है, तब जाकर के मेरा काम आता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हर बालक जानता है। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला जैसे इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर क्या है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर, और वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 - 9 इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड। और फिर आप बोलोगे कि अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी है, बीच के डिस्टेंस है, तो हम सीधे सीधे आंसर निकाल लेंगे कि क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, और डिस्टेंस है 100 मीटर, 100 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर पर सेकंड, 100 सेकंड, जो कि सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 100 सेकंड इज करेक्ट आंसर। बट इस फॉर्मूले का यूज ना करो तो भी अच्छा है। जैसे कि वो तरीका क्या होता है, जैसे आप इसको थ्योरेटिकली समझो, थ्योरेटिकली क्या कहना चाह रहा है, थ्योरेटिकली ये चीज ये कहना चाह रही है कि चोर पर अगर मैं बैठा हूं तो मैं पुलिस को देख रहा हूं, तो पुलिस कितनी स्पीड से आ रही है, भाई चोर चल रहा है, पुलिस चल रही है, चोर चल रहा है 9 मीटर पर सेकंड से, पुलिस चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। मैं मान लो चींटा बन के या कोई भी जानवर बन के या मैं खुद बन के चोर पे बैठ गया, मस्त चल भाई गाड़ी चला, मैं चोर पे बैठा हूं और मैं पुलिस को देख रहा हूं, आओ 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 आओ, तो पुलिस को मैं देख रहा हूं। अब पुलिस चोर पे बैठने के बाद मैं पुलिस को देख रहा हूं, तो मुझे पुलिस कितनी स्पीड से दिख रही है, इसका मतलब ये है, तो पुलिस मुझे दिखेगी 1 मीटर पर सेकंड से। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं इस पूरे सिस्टम में
इस तरीके से कुछ ऐसा इनपुट करूं ताकि चोर को रेस्ट पे ले आऊं। यही तो मतलब हुआ। मेरे लिए तो चोर रेस्ट पे था, मैं सिर्फ ये देख रहा था पुलिस भाग के आ रही है, तो मैं इतना केस हटा के ये चाह रहा हूं कि सीधे सीधे कुछ ना कुछ करके मैं चोर को रेस्ट पे ले आऊं। यही तो एम है मेरा। तो चोर को रेस्ट पे ला सकते हैं जब चोर के अपोजिट में 9 मीटर पर सेकंड दे दे। भाई चोर को उल्टी डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकंड दे दो तो चोर रेस्ट पे आ गया। क्या चोर की स्पीड अब 0 हो गई? क्या चोर की स्पीड 0 हो गई? अगर चोर की स्पीड 0 हो गई तो हमने जो एक एक्स्ट्रा इनपुट डाला है 9 मीटर पर सेकंड का, वो तो पूरे सिस्टम पे देना पड़ेगा। नहीं तो सवाल चेंज हो गया। अब पूरे सिस्टम पर देना है तो इस पे दिया तो इस पे भी दो, इस पे भी दो सेम डायरेक्शन में। अरे पुलिस पे भी तो दो प्यारे, पुलिस पर भी दो। पुलिस पर पीछे नो तो पुलिस की इफेक्टिव वेलोसिटी क्या 1 मीटर पर सेकंड? क्या पुलिस की इफेक्टिव वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड? और जैसे ही पुलिस की इफेक्टिव वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड तो तेरे पास स्पीड है, तेरे पास डिस्टेंस है। अब इस हिसाब से ये सवाल इस तरीके से बन गया कि ये यहां पे रुका हुआ है, ये यहां पे रुका हुआ है और पुलिस 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है और वही तुमने निकाला है 100 सेकंड में कवर कर लेगी। अब हमारे लिए आसान क्या चीज होती है ना, हमारे को आसान क्या लगता है? अब तू भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूं, दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे मेरे को काइनेमेटिक्स लगाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि किसी भी प्रकार में एक चीज को रोक दूं, मैं एक ऑब्जेक्ट को रोक दूं। जैसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट को रोक दूंगा तो फिर मेरे लिए मूविंग कितना हुआ? एक। और सिंगल मूविंग ऑब्जेक्ट को सॉल्व करना मेरे लिए बहुत आसान है। सिंगल मूविंग ऑब्जेक्ट को आसानली मैं सॉल्व कर सकता हूं एकदम प्यारे तरीके से। बस यही तो रिक्वायरमेंट है, यही तो करना है। चलिए आते हैं 20वें नंबर के सवाल पर। अब आते हैं हम 20वें नंबर के सवाल पर और बढ़ते हैं। चीते की रफ्तार से जिस तरीके से हम सवालों को कर रहे हैं, इसी प्रकार अगर आपने जेईई मेन में करा तो भाई साहब आपको टॉप कॉलेजेस में जाने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं भगवान भी आया तो वो आपको नहीं रोक पाएंगे। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से करते रहिए, मेरे साथ चलते रहिए। पूरे सारे चैप्टर्स का हम करेंगे इसी प्रकार। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेहतरीन तरीके से। चलिए, द फिगर शोज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, और हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। बहुत सिंपल है, आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, ये ना मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आपको इससे वीटी ग्राफ बनाना है, आपको इससे वीटी ग्राफ बनाना है। वीटी ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वीटी ग्राफ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम क्या चीज जानते हैं, हम ये चीज जानते हैं ना कि यार एक्सेलरेशन जो है वो dv by dt होता है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई साहब वीटी ग्राफ का स्लोप मेरा एक्सेलरेशन हो रहा होता है, मेरे वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन होता है। वीटी ग्राफ का क्या, वीटी ग्राफ का स्लोप मेरा एक्सेलरेशन होता है। अब मैं वीटी ग्राफ को कुछ इस प्रकार से प्लॉट करना चाह रहा हूं ताकि क्या हो, मेरा स्लोप ये आए। तो अब मान लो ये कुछ t1 रहा होगा, ये कुछ t2 रहा होगा, ये कुछ t1 है, ये कुछ t2 है। अब इस समय कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इस समय कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फिर इस समय कुछ जीरो एक्सेलरेशन है। वापस इस जगह पे जब मैं आया तो मुझे देखा फिर से कांस्टेंट एक्सेलरेशन और सेम रेट और दोनों पॉजिटिव। तो मेरे दिमाग में सिंपल ही आएगा, मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे बना देता हूं। जब मैंने ऐसे बनाया तो अब ये मैंने डायरेक्टली कैसे बना दिया, तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तुमको खुद दिख जाएगा कि ये चीज जो है, ये चीज, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव और एंड कांस्टेंट। इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब प्लस a कुछ वैल्यू होगी, प्लस a कुछ वैल्यू उसकी है। इसके बाद अब मेरे को चाहिए जीरो स्लोप। जीरो स्लोप कैसे मिलेगा, ऐसे। जीरो स्लोप कैसे मिलेगा, ऐसे। उसके बाद वापस से सेम चीज चाहिए, सेम चीज वापस से मिल गई, बन गया मेरा वीटी ग्राफ, वापस से सेम चीज मिल गई, खत्म, सवाल इज ओवर। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर जो कि है हमारा 21। अरे भाई साहब बहुत स्पीड से हम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना है, कॉपी पेन उठा के चलना है
और फटाफट बढ़िया तरीके से करते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने 21 सवाल पर। 21 भी एकदम हमारा ग्राफ का सा क्वेश्चन है, खतरनाक सा ग्राफ दे रखा है। ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार है, हमको कुछ ऐसे दिया है, फिर कुछ ऐसे निकाला है, फिर कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन सी है, और फिर कुछ ऐसे है। पॉइंट्स हमें कुछ दे रखे हैं, ये 3 दिया है, ये 2 दिया है, ये 1 दिया है, ये 0 है, ये 4 है और ये 5 है। बहुत सुंदर। ये हाइट हमको बोल रखी है कुछ 2 है, ये हाइट हमको कुछ बोल रखी है -2 है। हमको बोला जा रहा है कि भैया आपको वीटी ग्राफ दिया है, आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है। आपको याद रखिए, आपको बताना क्या है, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट। आपको बताना क्या है, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट आपको अगर बताना होता है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी चीज है जो कि साइन डिपेंडेंट है, मतलब कि वेक्टर वेक्टर है, तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका पॉजिटिव नेगेटिव होना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए होता क्या लॉजिकली, जो भी पॉजिटिव साइड पे होता है वो पॉजिटिव होता है, जो भी नेगेटिव साइड पे होता है वो नेगेटिव होता है, फिर अगेन जो पॉजिटिव साइड पे वो पॉजिटिव होता है। मतलब समझे, मेरे को पता होता है कि भाई साहब वीटी ग्राफ का एरिया जो है वो मुझको डिस्प्लेसमेंट दे रहा होगा, ये तो हम सब जानते हैं। वीटी ग्राफ का एरिया जो है वो मुझको डिस्प्लेसमेंट दे रहा होता है, एरिया। अब दो चीजें हैं, पहला है कि मुझसे अगर आप डिस्टेंस पूछो, दूसरा क्या है कि अगर आप मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछो। यहां पे मैंने आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो चीज है वो आपके साइन पर डिपेंड करती है, आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। अगर मेरे से डिस्टेंस बोला जाता तो मैं तीनों को ऐड कर देता, लेकिन मुझसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो मेरे लिए पॉजिटिव नेगेटिव होना वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया मेरे लिए पॉजिटिव, इसका एरिया मेरे लिए नेगेटिव, इसका एरिया फिर से पॉजिटिव, और तीनों को ऐड कर दूंगा विद साइन। चलिए फटाफट करते हैं। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, ट्राइंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस 3 हाइट 2 माइनस हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 1, 3 से 4 तक कितना हो गया 1, हाइट कितना है 2, फिर प्लस ये तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये भी 2 तक ही था, 2 तक ही है, ठीक है। तो 1 इंटू 2, एक मिनट लेट मी चेक, नहीं ये 1 तक है, ठीक है 1 तक ही था ये, तो प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3 - 1 + 1, मतलब कि 3 मीटर इज माय डिस्प्लेसमेंट। बहुत सुंदर सिंपल सवाल, 3 मीटर इज माय डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं अपने 22 सवाल पर, फटाफट देखिए 22 सवाल। सवाल आप सबकी स्क्रीन पर आ गया होगा। 22 सवाल हम देखते हैं। 22 जो है वो आपका बोल रहा है कि आपकी पोजीशन x = a cos ω t दे रखी है, आपको बताना है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। याद रखिए स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आपको बोल रखा है दिखाने के लिए। चलिए अब आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बताना है। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या मैं x से वेलोसिटी पे आ सकता हूं? शब्दों पर बहुत गौर करना, मेरे शब्दों पर बहुत गौर करना। मैं आपको x वर्सेस t से स्पीड वर्सेस t पर लाना चाह रहा हूं, ठीक है। x वर्सेस t से स्पीड वर्सेस t, तो यहां पे मेरे पास क्या है, वेलोसिटी। मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। x मुझको दिया हुआ है a cos ω t, तो मैं यहां से किस पे आ जाऊंगा भैया, dx/dt इज वेलोसिटी, तो मैं यहां से आ जाऊंगा dx/dt करके -a ω sin ω t। सही बात है ना, a एज इट इज, cos ω t का क्या हो जाएगा -sin ω t, और ये ओमेगा आया चेन रूल की वजह से। ये ओमेगा किसकी वजह से आया, चेन रूल की वजह से। तो हमारे पास क्या हो गया -a ω sin ω t। ये मेरी क्या आ गई, वेलोसिटी। दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है स्पीड वर्सेस टाइम, और आप ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन में वेलोसिटी वर्सेस टाइम का भी ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का भी ग्राफ है। तो ये ट्रिकी चीज होती है, अब ये कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, ये एनटीए जानबूझ के करता है ताकि
बेवकूफ बच्चे ट्रैप में फंस जाए, वो आपके लिए ट्रैप बिछाएगा, आपको ट्रैप से बच के निकलना है। अब आप क्या करेंगे, वेलोसिटी से आपको स्पीड पे जाना है, वेलोसिटी से स्पीड पे जाना है तो क्या सिंपल ही मैं बोल सकता हूं मॉड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, मॉड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। इसका मॉड जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ओमेगा मॉड ऑफ साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा मॉड ऑफ साइन ओमेगा टी। अब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा कि मॉड ऑफ साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होता है, प्रॉपरली ऊपर, प्रॉपर ऊपर। साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन का ग्राफ सिंपल ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको मॉड साइन कर देते हैं तो मॉड साइन में ये चीज भी ऊपर हो जाती है। तो इस प्रकार का जो हमारा ग्राफ है वही हमारा सही आंसर है, वही हमारा सही आंसर है, स्पीड वर्सेस टाइम। बहुत सुंदर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने 23वें सवाल पर। 23rd सवाल आप सबकी स्क्रीन पर, 23rd, तेईसवां सवाल। देखते हैं 23वां सवाल हमको क्या कह रहा है। 23वां सवाल फिर से हमको बोलना चाह रहा है, अरे ऑप्शन देख करके तो डर सा लग जाए कि ये सर क्या रूट रूट में दे रखा है। 23वां सवाल हमको कह रहा है, a ball is thrown vertically upwards, it was observed at height h twice with a time interval delta t। आपको इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। तो मान लीजिए ग्राउंड है, यहां से मैंने जो है एक बॉल को फेंका है, यहां से मैंने एक बॉल को फेंका है, कुछ भी उसकी वेलोसिटी रही होगी, कुछ भी u वेलोसिटी रही होगी, ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है और जैसे ही ट्रेवल करता है तो ये इस h हाइट पर दो बार आता है, जैसे कि हम जानते आएगा भी, सही बात है, दो बार आएगा इस हाइट पर, ये दो बार आता है। मान लीजिए जाते समय आता है t1 पर, आते समय आता है t2 पर, ठीक है। और ये दूरी आपको दी हुई है, ये t1 माइनस t2 आपको दिया हुआ है, वो है डेल्टा t। ये t1 माइनस t2 आपको दिया हुआ है, ये डेल्टा t है। क्या है ये, डेल्टा t। अब आपको आपको बताना है इनिशियल वेलोसिटी, आपको बताना है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी बताने के लिए आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमको इक्वेशंस पे आना पड़ेगा। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, सोचिए क्या इक्वेशन में इस तरीके से कलेक्ट करूं ताकि मेरा काम बन जाए, है ना, मेरा समय भी वेस्ट ना हो और मेरा काम भी बन जाए। तो इस क्वेश्चन को आप छोटा कीजिए। सबसे पहले छोटा कैसे करेंगे, मान लीजिए सवाल आपका इतना ही है यार, सवाल आपका इतना ही है कि ये किसी t टाइम पे इसी h हाइट पे पहुंचता है u वेलोसिटी से, किसी t टाइम पे, किसी भी t टाइम पे। तो अब जब बताओ, जब इसकी इक्वेशन में लिखूंगा तो किस प्रकार लिखूंगा, मान लीजिए सब कुछ ऊपर है तो अपवर्ड पॉजिटिव, जैसे अपवर्ड पॉजिटिव लिखूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो, h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h। अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। क्या ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन से देखो कि क्या मेरे दो टाइम आएंगे, क्या दो टाइम आएंगे, और इन दो टाइम का सिग्निफिकेंस क्या है। इन दो टाइम का सिग्निफिकेंस ही ये है कि भाई साहब एक t1 है जिस पर ये h हाइट पे होगा, एक t2 भी है जिस पर ये h हाइट पे होगा। दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, एक t1 टाइम है जब ये h हाइट पे होगा, एक t2 टाइम है जब ये दोबारा इसी h हाइट पर होगा। मिल गया सवाल। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अब मुझे जाना किस पे, मुझे जाना है t1 माइनस t2 पे, मुझे जाना है t1 माइनस t2 पे। t1 माइनस t2 पे पहुंचने के लिए मेरे को क्या t1 प्लस t2 मिल जाए, और t1 प्लस t2 क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। t1 प्लस t2 क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक में जाओ। t1 प्लस t2 क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b बाय a, माइनस b बाय a। माइनस b बाय a का मतलब क्या, 2u बाय g लिख दूं, क्या 2u बाय g लिख दूं। और इसी प्रकार क्या t1 इंटू t2 भी चाहिए, और t1 इंटू t2 क्या होता है, c बाय a, तो क्या 2h बाय g लिख दूं, क्या 2h बाय g लिख दूं। अब थोड़ी सी मैथ्स की जरूरत है,
थोड़ा मैथमेटिकली स्ट्रांग हो गया सवाल। आप इसको क्या लिखेंगे, t1 माइनस t2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 का स्क्वायर माइनस 4t1 t2। ये इक्वेशन मैं बोलूंगा कि आप याद रख लो, ये इक्वेशन बोलूंगा मैं, याद रख लो, t1 माइनस t2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 का स्क्वायर माइनस 4t1 t2। अब जब आप यहां पर दोनों वैल्यूज डाल दोगे, t1 प्लस t2 की वैल्यू डाल दो, क्या करो आप, t1 प्लस t2 की वैल्यू डाल दो। जैसे ही t1 प्लस t2 की वैल्यू डालोगे कितना आ जाएगा, 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। यहां पे डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8h बाई जी, ठीक है। और यहां पे है हमारा डेल्टा टी का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा u का, वो आ जाएगा आपका क्या आएगा, 8hg प्लस डेल्टा टी स्क्वायर जी स्क्वायर का रूट 1/2। ये आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। ये थोड़ा मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग सवाल हो गया, थोड़ा आपका कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग सवाल हो गया, क्योंकि ये इक्वेशन पर जब आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा t1 और t2। तब आप ये समझ जाएंगे कि t1 माइनस t2 हमारा हमको डेल्टा टी दिया है। फिर वहां से क्वाड्रेटिक की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर आना, और फिर आपको ये भी सब सोचना है एग्जाम के बीच में बैठ के, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने 24th सवाल पर, 24वें सवाल पर हम आ गए हैं अपने। ट्वेंटी सवाल हमारी स्क्रीन पर आ गया है, और 24th सवाल जो है वो है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ स्टोन इज थ्रोन अप, फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर अ स्टोन इज थ्रोन अप and reaches the ground in time t1, reaches the ground in time t1 9 seconds. A second stone is thrown down with same speed, मतलब इसको मैंने u से ऊपर फेंका, इसको मैंने u से नीचे फेंका, और इसको टाइम लगा मेरा 4 सेकेंड। थर्ड स्टोन इज रिलीज्ड, मतलब इसका u इज इक्वल्स टू 0 है, तो पूछ रहा है इसका टाइम कितना होगा, t3 कितना होगा। हाँ ठीक, तो यार ये सवाल आपको आपके टीचर नॉर्मली कराते, ये सवाल का सीधा आंसर मैं बिना सॉल्व करे बता सकता हूं, t3 इज इक्वल्स टू रूट t1 t2 इक्वेशन से, t3 इज इक्वल्स टू रूट t1 t2 की इक्वेशन से। आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आप इस तक पहुंचेंगे। और ये काम जो है आपके क्लास के टीचर्स कराते हैं, जो कि आपके नोट्स में होता है, आपके नोट्स में होती है ये चीज, मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स के नोट्स में होते हैं, कई टीचर इसको क्लास नोट्स में कराते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैंने एक बार यू को ऊपर फेंका, एक बार सेम ही स्पीड से उसको नीचे डायरेक्टली फेंका, एक बार रिलीज किया, तो उनके टाइम में क्या रिलेशन होता है, उनके टाइम में ये रिलेशन होता है। तो अब मुझको डायरेक्टली t3 पूछा है, t3 पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, 9 into 4 is 36, 36 का रूट है 6, तो 6 सेकंड इज द सीधा सीधा आंसर, 6 सेकंड इज द सीधा सीधा आंसर। अब जिसको ये चीज पता है उसके लिए तो बहुत आसान सवाल हो गया, जिसको नहीं पता उसके लिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा। करना क्या है, इक्वेशंस देखो, ऐड करो, t3 आ जाएगा। इक्वेशन देखो ऐड, लेकिन उसमें गलती की चांस ज्यादा है, गलती की चांस बहुत हाई होती है जब हम इक्वेशन से करेंगे, इसलिए बेटर है अगर नहीं पता था तो अब इस चीज को याद कर लो कि t3 जो है रूट t1 t2 होता है। और अब याद रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में टाइम है, लेकिन ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 25th सवाल पर। फिफ्थ सवाल आप सबकी स्क्रीन पर, पच्चीसवां सवाल क्या, जॉगर रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर alongside a railway track is 24 meters ahead of the engine। ठीक है भैया, एक जॉगर है जो कि भाग रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से, और एक हमारी ट्रेन है या इंजन है, रादर इंजन है जो कि 120 मीटर लॉन्ग है,
और ये जो है ये 240 मीटर इससे आगे है। ट्रेन आ रही है 45 किलोमीटर पर आवर से, और हमको बताना है कि ट्रेन जॉगर को कितनी देर में पास कर जाएगी। तो आसान सवाल है। अब आप देखो यहाँ पे फिर से वही चीज आई, दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, एक जॉगर भी मूव कर रहा है, एक ट्रेन भी मूव कर रही है। तो बेटर क्या है मेरे लिए, एक तो कॉन्सेप्चुअली जाओ कि यार वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये उससे अच्छा क्या है, मैं क्या करता हूं, मैं जॉगर को रोक देता हूं। जॉगर को रोक कैसे सकते हैं, जब जॉगर पे पीछे की तरफ 9 किलोमीटर पर आवर लगा दूं, जॉगर पर पीछे की तरफ 9 किलोमीटर पर आवर लगा देता हूं, तो इतनी ही स्पीड मुझे इंजन पे भी लगानी पड़ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज होकर के क्या हो गया कि एक जॉगर खड़ा हुआ है और एक ट्रेन जो है वो पीछे से आ रही है 36 किलोमीटर पर आवर से, और बीच की दूरी 240 है, उसकी खुद की लंबाई जो है वो है 120 मीटर। ठीक है, अब ये है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा है, अब तो सिंपल है ना, ये खड़ा हुआ है, इसको इतनी दूरी कवर करनी है। अब दूसरी चीज क्या है, आपसे पूछा गया है कि ट्रेन जॉगर को कब पास कर जाएगी, तो इसको ट्रेन को कितना डिस्टेंस चलना है, क्या 240 चलना है, सोचो क्या 240 चलना है, नहीं 240 नहीं चलना। अगर मान लो ये आगे का एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को यहां तक आने में 240 चलने हैं, लेकिन यहां पे जब आ गए तो इंजन तो इधर ही है, ट्रेन क्रॉस थोड़ी करी है। ट्रेन क्रॉस जब करेगी जब 240 के बाद 120 अपनी लेंथ जितनी और चल रही है। ठीक है, 240 तो मैं क्रॉस कर गया, जैसे कि मान लो ये ट्रेन है तो 240 कर गया तो मैं यहां पे आ गया। अब इस बोर्ड को क्रॉस करना है तो बोर्ड की लेंथ जितना मैं आगे और निकल जाऊं। ठीक है, बोर्ड मेरी लेंथ जितना और आगे निकल जाए, तो जब इतना पार्ट और आगे निकल जाएगा तभी तो जाकर के क्रॉस होगी। तो मुझे टोटल डिस्टेंस जो चलना है वो है 240 प्लस 120 जो कि है 360 मीटर। स्पीड आपकी जो आई है 36 किलोमीटर पर आवर में आई है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 36 इंटू 5/18 मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर 36 सेकंड आ गया। टाइम कितना हो गया, 360/10 जो कि है 36 सेकंड, जो कि है 36 सेकंड्स। बहुत ही आसान सवाल, इजी सवाल। इसके बाद हम चलते हैं 26वें क्वेश्चन पर। बहुत सुंदर, 26वें नंबर का सवाल हमारे सामने। थर्टी सिक्स क्वेश्चन में क्या है, दो स्टेशन ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भैया, एक स्टेशन हमारा ए है, एक स्टेशन हमारा बी है। ट्रेन से लगता है बहुत प्यारा एनटीए को, ट्रेन वाले स्टेशन वाले सारे सवाल दे रहा है, जो कि आपस में 110 किलोमीटर है। 110 किलोमीटर भाई साहब मतलब कि यहां से भरतपुर एट, अच्छा, वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM। भाई साहब यहां से एक ट्रेन निकलती है 7 बजे, सुबह 7 बजे। यहां से अच्छा, इसकी स्पीड दी है 20 किलोमीटर पर आवर। यहां से एक ट्रेन निकलती है 8 बजे सुबह और इसकी स्पीड दी है 25 किलोमीटर पर आवर। हमको बोला है कितने टाइम पे मीट होंगे। बहुत सुंदर सवाल है, हमको बोला है कितने टाइम पे मीट होंगे। मतलब समझिए आप क्वेश्चन क्या है, दो स्टेशन है ए और बी। ए से जो है एक ट्रेन सुबह 7 बजे निकलती है, मतलब मैं इस समय घड़ी देख रहा हूं और घड़ी मुझे दिखा रही है 7 बज रहे हैं, तो सुबह 7 बजे एक ट्रेन निकलती है 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और फिर मैं 1 घंटे बाद घड़ी देखता हूं 8 बज रहे हैं, 8 बजे यहां से ट्रेन छूटती है जो कि है 25 किलोमीटर पर आवर। बीच की दूरी 110 है। ठीक है, बीच की दूरी 110 है। अब ट्रेन बीच में मिलेंगी, सही बात है, मिलेंगी। बीच में मिलेंगी तो कितने समय पर मिलेंगी, आपसे सवाल ये है, और ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही है, 10, 11, 12 कुछ। ठीक है, क्या करें, क्या चीज ऐसी है जो एकदम सेम है, दोनों के लिए सेम है, क्या चीज है जो दोनों के लिए सेम हो। ये भी रिलेटिव का सवाल है, ये भी रिलेटिव का सवाल है लेकिन क्योंकि इसमें घड़ी अलग अलग दे रखी है तो हमारे लिए आसान होगा कि कॉन्सेप्चुअली चलते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब ये दोनों मिल रही होंगी, जब ये दोनों साथ में आ गई होंगी, तब मैं घड़ी देखूंगा
वो टाइम कुछ टाइम होगा, वही टाइम मुझे बताना है कि मैंने घड़ी देखी, अच्छा 12 बज रहे हैं, अच्छा 11 बज रहे हैं, वो बताना है। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं तो मान लो यहां से x दूरी पर जाकर के ट्रेन मिलती है a से x दूरी पर, तो b से कितनी दूरी हो गई 110 माइनस एक्स, b से हो गई 110 माइनस एक्स, सही बात है कि नहीं, b से हो गई 110 माइनस एक्स, बहुत सुंदर। तो x कितना हो गया, अब मैं लिखूंगा, मान लो t टाइम मेरी a से ट्रेन चली, t टाइम चली, ठीक है, t टाइम चली, तो t टाइम अगर चली तो मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, और t टाइम मेरी ट्रेन चली, मेरी पहली इक्वेशन है कि भैया x दूरी चली है 20 किलोमीटर पर आवर से t समय, ठीक है, t समय। वही अगर मैं b से बात करूं तो b के लिए 110 माइनस x डिस्टेंस मेरी ट्रेन चली है 25 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन t माइनस 1 आवर तक। ये मजे की बात है भाई साहब, 1 घंटा कम चल रही है ना मेरी ट्रेन। जो b से ट्रेन आ रही है, क्या वो 1 घंटा कम चल रही है, क्या वो 1 घंटा कम चल रही है। मान लो 12 बजे ट्रेन मिल रही है, तो 7 से 12 ये वाली ट्रेन कितना चली 5 घंटे, सही बात है। ये वाली ट्रेन कितना चली 4 घंटे, तो क्या ये 1 घंटा कम चल रही है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो सॉल्व करके क्या होगा, x की जगह पे 20t डाल देते हैं, x की जगह पे 20t डालेंगे तो क्या हो जाएगा 110 माइनस 20t इज इक्वल्स टू 25t माइनस 25, ये कितना हो गया 135 इज इक्वल्स टू 45t। अच्छा, तो हो गया t इज इक्वल्स टू 135 बाय 45, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 3 आवर। तो t कितना आया 3 आवर, इसका मतलब कि a ट्रेन जो है ये 3 घंटे चली, इसका मतलब आंसर जो है 10 बजे सुबह के ये ट्रेनें मिल रही होंगी, सुबह के 10 बजे ये ट्रेनें आपस में मिल रही होंगी, सुबह के 10 बजे जो है ये ट्रेनें आपसे आपस में मिल रही होंगी। चलिए फटाफट हम आ गए हैं अपने 27वें सवाल पर, 27वें नंबर का सवाल हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया है। जो लोग फोन पर देख रहे हैं उनकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया होगा, लेकिन क्योंकि केबीसी फोन पर नहीं खेला जाता, इसीलिए हमको कंप्यूटर की स्क्रीन बार बार बोलना पड़ता है। चलिए 27वें नंबर का सवाल 27 में आपको बोल रहा है ट्रेन ऑफ 150 मीटर लॉन्ग इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, कोई ट्रेन है जो कि 150 मीटर लंबी है और नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, बहुत सुंदर। स्पीड इसकी है 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। अ पैरेट फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ, साउथ मतलब इसका जस्ट अपोजिट, तो मतलब कि पैरेट जो है वो इस तरफ जा रहा है, पैरेट इस तरफ जा रहा है कितनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड। ये पैरेट कम केचुआ ज्यादा लग रहा है, चलिए कोई नहीं, मान लीजिए पैरेट है, पी लिख देता हूं, पी मतलब पैरेट, पी से पैरेट, ठीक है ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन, तो कितना समय लगेगा पैरेट को ट्रेन क्रॉस करने में। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल, फिर से रिलेटिव मोशन का सवाल है। मान लीजिए ट्रेन रुकी हुई है, मान लीजिए ट्रेन को रोक लो चाहे पैरेट को रोक लो, किसी को भी रोक लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं ट्रेन को रोक लेते हैं, जैसे हम ट्रेन को रोकेंगे, ट्रेन को रोकने का एक ही तरीका है कि पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड दे दीजिए। पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड देंगे तो पैरेट को आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी। अरे हाँ ना बोलो यार, मैंने 10 मीटर पर सेकंड इधर दी तो इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेन रुक गई और ये आगे मिल गई इसको। तो इस वक्त ट्रेन रुकी हुई है, पैरेट जो है वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और इसको कितनी लेंथ कवर करनी है 150 मीटर। 150 मीटर अगर कवर करना है तो 150 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 10 सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। ये 10 सेकंड में कवर कर सकता है आराम से, 10 सेकंड में ये आराम से कवर कर लेगा। इसके बाद हम आ गए अपने 28th क्वेश्चन पर। 28th सवाल हमारी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए देखते हैं 28th सवाल।
28th सवाल हमको बोला जा रहा है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, अच्छा ड्रॉप किया है u0, the ball takes 0.5 second to fall past the 3 meter length of a window some distance from the top of a building। मतलब हमें नहीं पता, एक विंडो है इसके नीचे जो कि है 3 मीटर की, और इसको यहां से यहां तक आने में लग जाता है 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड लग जाते हैं हमको। और ऊपर जो वेलोसिटी है वो है vt, नीचे जो वेलोसिटी है वो है vb। ठीक है, हमको रिलेशन कुछ पूछे vt प्लस vb और vt माइनस vb। अच्छा भैया बहुत सुंदर। तो एक चीज जो है वो तो हमारे लिए बहुत ही आसान है ना, पहली इक्वेशन तो बहुत ही आसान है, पहली इक्वेशन से बता सकते हैं, पहली इक्वेशन से बता सकते हैं vt इज इक्वल्स टू, अरे vt नहीं, vb इज इक्वल्स टू vt प्लस at। अरे ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन तो यही है, v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, टाइम पीरियड ये, एक्सेलरेशन g है, खत्म। एक इक्वेशन तो मेरी बनी गई, एक इक्वेशन तो बनी गई। क्या इक्वेशन बन गई vb माइनस vt कितना आ गया a into t, एक्सेलरेशन बोला 9.8, तो 9.8 into 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब एक तो बनी गया vb माइनस vt इज 4.9 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा हमसे vt प्लस vb और पूछा है, तो एक चीज देखिए, हम क्या जानते हैं फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी हम जानते हैं। तो vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू vt स्क्वायर माइनस 2as, या फिर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लो सब कुछ, प्लस 2as हो जाएगा। जैसे ही प्लस 2as करेंगे तो हमारे लिए vb स्क्वायर माइनस vt स्क्वायर को एक तरफ लाओ, 2 into 9.8 into s और कर दो, s कितना है 3। बहुत सुंदर। अब vb माइनस vt स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, vb प्लस vt into vb माइनस vt। सही बात है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखा है, a प्लस b और a माइनस b, और यहाँ पे क्या है 2 into 3 into 9.8। तो यहाँ से vb प्लस vt हमारा कितना आ जाएगा 2 into 3 into 9.8 डिवाइडेड बाय 4.9, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकंड। बहुत सुंदर। तो दोनों हमारे ऑप्शन सही हैं, vb प्लस vt 12 मीटर पर सेकंड आ रहा है, vb माइनस vt 4.9 मीटर पर सेकंड आ रहा है। बहुत सुंदर, ये तो सिंपल सवाल था। इसके बाद हमारा अगला सवाल जो कि है 29th सवाल, उस पर हम आते हैं। सवाल आप सबके सामने हाजिर हो गया है, और 29 सवाल तो और सिंपल मुझे दिख रहा है, बस इक्वेशन लिखी हुई है। गिवन बिलो आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ 4 पार्टिकल्स। अरे यार, आपको xa दिया हुआ है वो है 6t माइनस 3, इसके अलावा आपको xb दिया हुआ है वो है आपका 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, इसके अलावा आपको xc दिया हुआ है वो है आपका 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 7, xd आपको दिया हुआ है 7 cos 6t माइनस 3 sin 30। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अरे बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल ये आपसे पूछना है कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और वो भी नॉन जीरो हो। तो इसको बताओ, एक्सेलरेशन हमें कहां से मिलता है। हम एक चीज जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू dx by dt एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv by dt। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू d2x by dt स्क्वायर। तो इसका मतलब इन एक्सप्रेशंस को दो बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मुझको एक्सेलरेशन की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो जाएगा, इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो t बचेगा, t बचेगा, इसका मतलब कांस्टेंट नहीं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो जीरो है, इसका मतलब ये बच रहा है। इसको दो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ 4t - 2 बचेगा, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 बचेगा। तो इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा है, xb। xb मेरा ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका नॉन जीरो एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा 29वां सवाल भी हो गया। देखिए ऐसे लल्लू सवाल आपको जेईई मेन में भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे लल्लू सवाल आपके सामने जेईई मेन में भी आपको मिलेंगे।
ठीक है, अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर जो कि 30th क्वेश्चन है हमारा। 30th क्वेश्चन आपके सामने, और आपको फिर से कुछ इसी प्रकार का दिया हुआ है। आपको बोला है दो कार्स हैं P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented as XP। XP आपको दे रखा है AT plus BT स्क्वायर, XQ आपको दे रखा है FT minus T स्क्वायर, और फिर आपको बोला जा रहा है कि किस टाइम पर आपके कार की वेलोसिटी जो है वो बराबर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सवाल, किस टाइम पर वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो क्या मैं वेलोसिटी पर आना जानता हूं? क्या vp लिख सकता हूं? क्या vp कैसे लिखूंगा? dxp/dt, मतलब कि a plus 2bt, और ऐसे ही vq लिखना है तो कितना आ जाएगा? f minus 2t, और vp minus vp जो है वो vq के बराबर हो, सेम वेलोसिटी करना है। तो a plus 2bt is equals to f minus 2t, a minus f is equals to, या a minus f को छोड़ो, f minus a is equals to 2bt plus 2t, तो f minus a डिवाइडेड बाय 2b plus 2, इस टाइम पर मेरी वेलोसिटी जो है वो बराबर हो रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि यार ये हमारे 30 सवाल थे पूरे काइनेमेटिक्स के। 30 में से मैं मानता हूं कि पहला हाफ जो था, शुरू के 15 थोड़े टफ थे, थोड़े लेंथी थे, आखिरी के 15 बहुत इजी सवाल थे, बहुत आसानी से हम बनाया जा सकता था इन 15 सवालों को। और इसी के साथ हमारा काइनेमेटिक्स का एनटी अभ्यास का मॉक टेस्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद हम अगले चैप्टर पर आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है यार, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और दोस्तों के बीच, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीज है कि हम लाइव बैठ करके आपके साथ सवालों को कर रहे हैं और आप खुद नोटिफाइड रहे। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और घंटी भी बजा देनी है।